एक ऐसा ख्याली मैदान जंग है कि जहां जान पर खेलने वाले असल जिंदगी में भी जान पर खेल जाते हैं। एक ऐसा नशा जो सर चढ़कर बोलता है। एक बच्चा इतना मुंहजोर हो जाता है कि पबजी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता, यहाँ तक कि माँ बाप मुश्किल में पड़ जाते हैं। कहाँ है इस जानलेवा खेल में क्या हो रहा है, जानते हैं फवाद जादी से। अरे ये मैं कहां आ गया? ये कौन सी दुनिया है? ओहो, यकीनन ये प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड यानी पबजी है। 100 खिलाड़ी अपने फोन के जरिए इस ख्याली जजीरे में आमने सामने होते हैं। काम है असलहा ढूंढकर दूसरे को ठिकाने लगाना। ये गेम चंद साल पहले एक जापानी फिल्म के ऊपर बना जिसमें चंद बच्चों को मौत तक आपस में लड़ते दिखाया गया है। यहाँ भी लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर। तुम उस तरफ से लोगों को निशाना बनाओ, मैं ये साइड संभालता हूँ। ठीक है। अपनी टीम से बात करना इस गेम को मजेदार बनाता है। फिर जबरदस्त ग्राफिक्स वाला ये गेम मोबाइल पर कहीं से भी खेला जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों नौजवान कम से कम 1 घंटा ये वर्चुअल लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा कि मैं कैसे गोलियों से बचा। बच्चों के लिए ये एक नशा बन चुका है। वो ऐसे खो जाते हैं कि पढ़ाई छोड़-छाड़ बाथरूम या कमरा बंद करके इसे खेलने से बाज नहीं आते। कोई मना करे तो तूफान मचा देते हैं। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं, ये गेम बच्चों के जहन बदल रहा है। इस हद तक वो खेल खेलते खेलते अपनी जान पर खेल जाते हैं। और जाहिर है हकीकी जिंदगी में कोई सेकंड चांस नहीं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुइज़ हुकूमत से पबजी गेम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। समा से गुफ्तगू में कहा, हैरत है इतना कुछ हो रहा है और हुकूमत कोई कदम नहीं उठा रही। अगर हुकूमत इसको नहीं रोकती तो इसका मतलब ये होगा कि वो भी इसमें शरीक है। तमाम चीजें जहन पर बुरी तरह असर करती है और इसको बराए करम इसको कुछ करे। मुझे हैरत है ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है इस गेम को बैंड करे, वरना हमारी नई नस्ल जो खासकर इस गेम में इन्वॉल्व है वो बिल्कुल माशरे के लिए नाकारा हो जाएगी। किसी तरह उसको उस माहौल से निकाले, क्योंकि बच्चा इस मसनूई दुनिया का अपने आप को हिस्सा समझने लगता है और ये बड़ी खतरनाक बात है। मुझे अफसोस की बात है कि इतना कुछ करने के बाद हुकूमत को बड़े सख्त इकदाम करने चाहिए। दुनिया के जिन मुल्कों ने बाद ऐसी चीजों पे इकदाम किए वो इकदाम फौरी है। हमारे यहाँ एक तो इकदाम देर से होता है और उस वक्त जब वो सारा बर्बाद हो जाता है, यानी बच्चों की जाने जा रही है, नौजवान की जाने जा रही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो कत्ल है। अगर आप इसको नहीं रोकते तो इसका मतलब आप इस कत्ल में शामिल हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग कहते हैं कि किसी एक गेम या प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं है। नौजवानों की जहनी सेहत जिस मसाइल से दो चार है उसे हल करने की अशद जरूरत है। वो समा से बात कर रहे थे। ये एक बड़ी पिक्चर है जिसको हमें देखना पड़ेगा। असूलन हमें ये चाहिए कि वो जो फॉल्ट लाइन है हमारा, हम उसको देखने की कोशिश। फॉल्ट लाइन क्या है? हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि यार ये पागल खाना है या पागलों के डॉक्टर के पास जा रही है। ये बहुत बड़ा एक स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में, वो देखना चाहिए। नंबर 2, पेरेंट्स को अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए कि यार आपका अगर आपके बच्चे जो हैं वो 30-30, 40-40 घंटे किसी एक गेम पे वो लगे हुए हैं तो उनको थोड़ा सा उसकी बिहेवियर की तरफ वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि एडिक्टिव बिहेवियर जो है वो नजर आ रहा है और उसको किस तरह से किक करना है। मेरे व्यू में किसी एक गेम की शायद हम या किसी एक प्लेटफॉर्म की हम जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी चीज जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है जिसको हमें देखना पड़ेगा एज अ सोसाइटी। आगे बढ़ते हुए लाहौर से अफसोसनाक खबर। ग्रीन टाउन में तहरे कत्ल की वारदात। शौहर ने बीवी और सौतेले 2 बच्चों को कुल्हाड़े के वार से कत्ल कर दिया। मकतूला का शौहर से घर से कपड़े चोरी करने पर झगड़ा हुआ था। मकतूला शमीम की कुछ अरसे पहले मुलजिम से शादी हुई थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है।
सुमाविया। सुमाविया, अच्छा बेटा आप क्या लगते हो जो खातून जो वो मेरी खाला है। खाला थी। अच्छा तो ये वाक़या कब हुआ है, किस तरह हुआ है, आप लोग कहाँ पे थे उस टाइम पे, आप लोगों ने कोई शोर वगैरह सुना? हाँ जी, हम 6 बजे थे, 6 बजे नाश्ता कर रहे थे और आंटी ने अंकल से पूछा कि आपने मेरे कपड़े चोरी किए हैं। अंकल ने कहा नहीं। आंटी ने कहा कोई बात नहीं, चोरी किए हैं तो बता दो। उसने कहा नहीं। तो वो दोनों लड़ाई करने लगे और लड़ाई करके फिर पै गए। आंटी पै रही थी तो उस अंकल ने उसका गला मुक्के से मारने लगा तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर लड़ते लड़ते सो गए। फिर जब सुबह हुई अंकल ने उठा, उसने वो टोका लिया और टोके से पहले आंटी को मारा, फिर उसके बेटे को, और उसकी बेटी बाहर भागकर आ रही तो फिर उस अंकल ने उसको भी मार दिया। तहरे कत्ल की इस लर्ज़ाखेज़ वारदात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान। जहांगीर, बताइएगा असल माजरा क्या है? मकतूला की भांजियां तो कहती हैं कि कपड़े चोरी करने के मामले पर ये वारदात हुई है, असल माजरा क्या है? तहरे कत्ल की वारदात ग्रीन टाउन के इलाके में हुई है और मैं इस वक्त उन क्वार्टर्स में मौजूद हूँ जहाँ पर माँ को और 2 बच्चों को कत्ल किया गया है। कत्ल होने वालों में शमीम बीबी, उसकी बेटी फौजिया और एक बेटा फैसल शामिल हैं, जो कि मुलजिम है। आशिक अली उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आशिक अली ने कुछ अर्सा पहले जो है वो शमीम से दूसरी शादी की थी और शमीम के पहले शौहर में से जो 2 बच्चे थे वो भी इन्हीं क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर थे। गुज़िश्ता रोज़ इनका कपड़ों पर किसी बात पर झगड़ा हुआ है, जिसके बाद आज आशिक अली ने पहले अपनी बीवी शमीम को और उसके बाद उसके बेटे और बेटी को कुल्हाड़े के वार करके कत्ल किया है। तीनों मकतूलीन की लाशें जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि मुलजिम आशिक अली से मज़ीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से तफ्तीश के बाद तहरे कत्ल की इस वारदात के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। जी, अपडेट्स पे शुक्रिया जहांगीर। एंटी वायलेंट क्राइम सेल की कुरंगी नंबर 5 में कार्रवाई। अगवा की जाने वाली 3 माह की बच्ची बाजियाब करवा ली। अगवाकार खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगवा का वाक़या 1 माह कबल बहादुराबाद में पेश आया था, जब बच्ची को उसकी वालदा और फुप्पी अस्पताल लेकर गई थीं। वहां दूध पिलाने के बहाने मुलजिमा ने नन्ही बच्ची को उसकी वालदा से लिया और फरार हो गई। एंटी वायलेंट सेल ने कुरंगी नंबर 5 में कार्रवाई करते हुए बच्ची को बाजियाब और अगवाकार खातून को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमा ने इंकशाफ किया कि बेऔलादी के सबब उसने अगवा का ये इंतहाई कदम उठाया। और अब एक अफसोसनाक वाक़या शामिल करें तो कराची में लांढी स्टेशन के करीब ट्रेन की जद में आकर 2 सगी बहनें जाँ बहक हो गईं। वालिदैन कहते हैं कि बच्चियां खेलने के लिए घर से गई थीं। ट्रैक पर कोई बाड़ या रुकावट ना होने की वजह से वो ट्रैक पर चली गईं। अहमद रहमान की रिपोर्ट। गम से निढाल ये माँ है 7 साला फरा और 5 साला आयशा की, जो घर से खेलते खेलते रेलवे ट्रैक पर जा पहुंची। ट्रेन की जद में आकर दोनों मासूम बच्चियां जाँ बहक हो गईं। कायदाबाद गुलिस्तान सोसाइटी के रिहायशी इस घराने पर कयामत टूट पड़ी। पड़ोसी के मुताबिक बच्चियां मामू के साथ चीज लेने गई थीं। ये इनका मामू पंजाब से आए हुए थे और वो उनको घुमाने के लिए लेके गए और रेल की पटरियों की तरफ। तो एक बच्चे से गुब्बारा छूट गया, उसके पीछे भागी तो दोनों ट्रेनें, एक आ रही थी और एक जाने वाली थी, उसकी जद में आके दोनों बच्चियाँ जो हैं वो रज़ाए इलाही हो गई। गमज़दा वालिदैन कहते हैं कि उनकी दोनों बेटियां खेलने गईं और वापस लाशें आईं। इंतजामिया से मुतालबा है कि ट्रैक के साथ बाड़ लगाए और वहाँ मौजूद दुकानें ख़त्म करवाए। वो क्या है, बच्चों को बचाया जाए, उनके लिए कुछ करो, उनके लिए 4 दीवारी बनाओ, पुल बनाओ, खुदा के लिए जो साइडों से दुकानें हैं उठा दो। ये तो बहुत अरसे होंगे, हर आदमी मारी ऐसा रोएगा। बहुत मजदूरी करके अपनी बच्चियाँ पाली है। रेलवे पुलिस के मुताबिक बच्चियों के वरसा बगैर कानूनी कार्रवाई के लाशें अपने हमरा ले गए। रेलवे ट्रैक पर हादसे के बावजूद आज भी ट्रैक के अतराफ बाजार लगा है। लोग बिला खौफ व खतर आ जा रहे हैं। मजीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान से। अहमद, खासी खतरनाक की सूरत हाल है, इंतज़ामिया ऐसे में कुछ क्यों नहीं करती? बिल्कुल, कायदाबाद के उसी मकाम पर हम मौजूद हैं जहां कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 7 साला फरहा और 5 साला आयशा जो है वो इस ट्रेन की जद में आके जो है वो जामक हुई थी। रेलवे पटरी की इसी मकाम पर यह हादसा जो है वो पेश आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग न सिर्फ इन ट्रेन की पटरियों को अबूर कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा एक बाज़ार जो है वो लगा हुआ है, लोग उससे ख़रीदारी करते हैं और उसके बाद यहाँ से बआसानी जो है वो रेलवे ट्रैक को जो है वो क्रॉस किया जाता है, क्योंकि कोई रुकावटें यहाँ पर नहीं
हैं, मेरे कैमरामैन इम्तियाज़ अगर आपको दिखाएं कि रेलवे ट्रैक के साथ जो है वो बाज़ार लगा हुआ है, दोनों साइड पे आबादी है, जिसकी वजह से लोग उसको अबूर कर रहे होते हैं, इधर से उधर जो है वो जा रहे होते हैं, ट्रेन भी जो है वो गुजर रही होती है, इसमें तो हादसात रुनुमा होते हैं। कल जो हादसा रुनुमा हुआ है उस हवाले से हम बात करेंगे। जो बच्चियों के मामू जो है वो उनके साथ मौजूद थे। बस यही आया गुब्बारे लेके, इधर से वो गुजरी हैं, इधर से ट्रेन आ रही थी स्पीड पे। तो यहाँ पर मामूल है लोगों का कि जो है वो इस तरह अबूर कर रहे होते हैं रेल ट्रेन? मामूल है सर। लोग यहाँ पर यही बोलते हैं कि जी रुकावटें लग जाएं अगर तो कम से कम इसको अबूर नहीं करेंगे, और जो हादसात यहाँ पर मामूल की बुनियाद पर होते हैं उनसे जो है वो उनकी जान छूटेगी ताकि हादसात यहाँ पर नहीं होंगे। जी अहमद रहमान हमें इससे मुताल्लिक़ बता रहे थे। सिंध हाई कोर्ट ने PIDC बम धमाका केस में बरियत के बावजूद अब्दुल हमीद बुख्ती की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने अब्दुल हमीद बुख्ती की नज़रबंदी को गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मुल्ज़िम की नज़रबंदी का जवाब पेश नहीं कर सकी। मुल्ज़िम 14 साल कैद में रहा मगर प्रोसिक्यूशन इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। मफरूज़े की बुनियाद पर नज़रबंद करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बात का रुख करें जहां के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुबैना तौर पर वेंटिलेटर खराब होने से खातून दम तोड़ गई। वरसा ने शदीद एहतजाज किया। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है, वो चलते नहीं है, तो क्या फायदा है हॉस्पिटल का? एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के कोरोना वार्ड में खातून की हलाकत। बुरसा ने इंतजामिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। इल्जाम लगाया कि वेंटिलेटर खराब होने की वजह से मौत हुई। यहाँ के लोगों ने बोला था वेंटिलेटर में डाला तो ऑप्शन नहीं लेना, उनको पता था इनका वेंटिलेटर काम नहीं करता। उन्होंने कहा जी ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर यहाँ के ठीक नहीं है। यहाँ के लोगों ने बोला हमने ऑपरेटर बाहर से मंगाया। वाक़े के बाद कोरोना वार्ड में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। अस्पताल के DMS ने वेंटिलेटर खराब होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मैं और जो डॉक्टर ड्यूटी पर है, जो नर्सिस है और इलेक्ट्रीशियन है, वो सब इंशाल्लाह हम शाम कमेटी के सामने बैठेंगे, वो हमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। 57 साला खातून 3 रोज से अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज थी। बुरसा ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नोटिस ले। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के बाइस तमाम बैनुल अक़वामी परवाजें एक हफ्ते के लिए मनसूख कर दी। खत लिखकर पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया। सऊदी फैसले की रोशनी में PIA की आज सऊदी अरब आने जाने वाली फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गईं। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की खतरनाक होती दूसरी लहर से बचाव के जतन। सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर एक हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। सऊदी हुकाम ने फ्लाइट मनसूखी के हवाले से पाकिस्तान को भी खत के जरिए आगाह कर दिया। मरासले में ये भी वाज़ेह किया गया है कि अगर वबा की मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो पाबंदी में तोसी भी की जा सकती है। सऊदी फैसले के बाद कौमी एयरलाइन ने आज जद्दा, मदीना मुनव्वरा और दमाम जाने और वहाँ से पाकिस्तान आने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। इनमें लाहौर जद्दा लाहौर, इस्लामाबाद दमाम, लाहौर दमाम, कराची मदीना और मदीना मुल्तान परवाजें शामिल हैं। तर्जमान PIA के मुताबिक जब तक सऊदी अरब से दोबारा इजाजतनामा नहीं मिलता परवाजें मनसूख रहेंगी। मुतासरा मुसाफिरों को परवाजें बहाल होते ही नई फ्लाइट्स में एडजस्ट किया जाएगा। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली की 2 और बलूचिस्तान असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। तीनों हलकों में पोलिंग 16 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें और इसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये तीनों हलकों में पोलिंग 16 फरवरी को होगी। PS 34 है मलीर का, PS 43 है सांगड़ का, जबकि PS है 20 पशीन और इसके साथ साथ दीगर हैं जिन पर ये ज़िमनी इंतखाब होगा। 16 फरवरी की तारीख रखी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अपडेट हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा दीगर क्या हिदायत हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सिंध में क्योंकि 3 सीटें खाली थी, 3 में से 1 का पहले हो चुका था उमरकोट का, अब बकिया 2 सांगड़ और मलीर के जो हल्के उनका भी ऐलान कर दिया गया। साथ ही साथ बलूचिस्तान असम्बली की जो वाहिद खाली नशिस्त थी PS 20 पशीन की, उसके लिए भी शेड्यूल का ऐलान हुआ है। 16 फरवरी को पोलिंग होगी, जबकि कागजात नामजदगी वसूली का जो आखिर मरला है वो 28 दिसंबर को मुकम्मल होगा, जिसके बाद अबूरी लिस्ट जारी की जाएगी कैंडिडेट्स की। फिर स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद जो हतमी फहरिस्त है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो
15 जनवरी को जारी की जाएगी और जो 16 जनवरी आखिरी तारीख होगी, अगर कोई कागजात नामजदगी अपने वापस लेना चाहे, इसके बाद इंतखाबी सिंबल 17 जनवरी को अलॉट होंगे और 16 फरवरी को पोलिंग का वक्त दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ठीक है, 16 फरवरी को उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया। एक और फ्लैट में पुरस्रार धमाका। सफूरा चौरंगी के करीब वाक़े फ्लैट खंडर बन गया। खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने धमाके का सबब गैस सिलेंडर को करार दिया, जबकि बिल्डिंग के रिहायशियों का कहना है कि फ्लैट में कोई सिलेंडर मौजूद ही नहीं था। फ्लैट 6 माह से बंद पड़ा था, जिसमें गैस लीकेज की शिकायत थी। आमिर मजीद की रिपोर्ट। सफूरा चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत की तीसरी मंजिल पर वाक़े फ्लैट में शाम के वक्त धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत इस कदर थी कि साथ की इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके के बाद फ्लैट में आग भड़क उठी। आपका काम हो गया अभी? फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। धमाके में खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने धमाके को गैस सिलेंडर करार दिया, लेकिन समा की टीम ने घर का दौरा किया तो सिलेंडर का पुर्जा तक न मिला। इमारत के रिहायशियों का कहना है कि घर 6 माह से बंद था, इसमें गैस लीकेज हो रही थी। मगरिब की नमाज के बाद जो ब्रोकर हजरात जब घर दिखाने आए, गैस लीक थी इसकी। बराबर में जो शीशे ब्लास्ट हुए, फुप्पी सोई हुई थी, वो भी जख्मी भी है। ये शीशे भी और दादी की बचत हो गई और एक बच्चा जख्मी हुआ यहाँ से। गैस लीकेज का धमाका कैसे हुआ? क्या घर में लाइट का स्विच ऑन करते ही धमाका हो गया या शॉर्ट सर्किट वजह बनी? पुलिस और रेंजर्स ने खोज शुरू कर दी। 2 लेडीज, एक जेंट्स ऊपर गए मकान दिखाने के लिए। गेट खोला है, ऊपर गए, मेन स्विच ऑन करने लगे, मेन स्विच ऑन किया है, एकदम धमाका हुआ है। पुलिस ने मुतासरा फ्लैट के साथ इर्द गिर्द के घरों को भी खाली करा लिया है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। अवामी मसाइल का जिक्र। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान बदस्तूर बरकरार है। इस वक्त समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम मौजूद हैं एक ऐसे ही इलाके में, उनसे मालूम करते हैं। खुर्शीद, कौन सा ये इलाका है और किस तरह की मुश्किलात हैं यहाँ पर शहरियों को? जी हाँ, बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 का इलाका भी गैस की कमी से दो चार है और यहाँ तकरीबन 1500 से के लगभग ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर गैस नहीं आ रही। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पराठे वाले की दुकान पर, जहाँ पे कुछ लोग पराठे बनवा भी रहे हैं और ख़ुद यहाँ पर भी सिलेंडर मौजूद है, जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर गैस का कनेक्शन मौजूद नहीं है या गैस है ही नहीं। एक साहब मौजूद है, हम उनसे मालूम करते हैं। सर, कितने पराठे लेने के लिए आए हैं? 8 पराठे। क्या वजह, क्या घर में भाभी पराठा नहीं बनाती? गैस नहीं आ रही। फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस ऐसे ही कर रहे हैं बाहर से, चाय भी यहीं से जाएगी। अभी जब गैस ही नहीं आ रही, पानी गर्म नहीं होगा, कैसे करेंगे? कुछ लोगों ने सिलेंडर लगाया है, कुछ लोग लकड़ी पका रहे हैं, आप क्या करते हैं? जिसके पास है वो लगा रहा है, जिसके पास नहीं है वो तो होटल से गुजारा करेगा। तो महंगा पड़ता होगा ना सर? बिल्कुल पड़ रहा है, इस लॉकडाउन में तो सब कुछ महंगा है। ये बिल्कुल, इस लॉकडाउन में सब कुछ महंगा है। इस एक जुमले ने सारी कहानी बयान कर दी। मुख्तलिफ लोगों से हमारे यहाँ पे बात हुई है, उनका यही कहना है कि 2 महीने और 2.5 महीने का अरसा गुजर चुका है, लेकिन गैस की कमी के हवाले से अब तक उनकी शिकायत पर किसी ने कान नहीं धरा। जी, खुर्शीद आलम ने लोगों की मुश्किलात से हमें आगाह किया। अब आगे बढ़ें तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं, चाहते हैं कि मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चले। नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। जलसों से कोरोना नहीं फैला, असल कोरोना इस्लामाबाद में है, जिससे छुटकारे के लिए लॉन्ग मार्च जरूर होगा। ये पहली पाकिस्तान की हुकूमत है जिसके वज़ीर-ए-आज़म, जिसके वजीर झूठ बोलने को पर फख्र महसूस करते हैं। जिससे रेलवे नहीं चलती उसको मुल्क की वज़ीर दाखिला दे देते हैं। जो वज़ीर दाखिला होता है उसको नारकोटिक दे देते हैं। और एक साहब थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, उनको वापस रेलवे का वजीर बना दिया। ना हमारा झगड़ा है एस्टैब्लिशमेंट से, हम तो कहते हैं यार मुल्क आइन के मुताबिक चले। जो आइन तोड़ता है हम उसके खिलाफ, जो इलेक्शन चोरी करता है हम उसके खिलाफ है। कोरोना जो है वो इस्लामाबाद में है, जब तक ये कोरोना खत्म नहीं होगा मुल्क के मामला बेहतर नहीं होंगे। और आज इस मुल्क में जहाँ पर बड़ी खराबियाँ हैं उसमें एक बड़ी खराबी नैब का इदारा है। ये सिर्फ पैसे बनाने का एक तरीका है। ये पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा है और इनका सिर्फ ये काम है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। जो नाइंसाफी का निज़ाम है कभी चल नहीं सकता। लॉन्ग मार्च होगा और वहीं से पाकिस्तान की को रिलीफ मिलेगी। वजारत रखनी है तो काम भी करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी सामने आ गई।
वजारतों और डिवीजन्स की जानिब से हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए 22 दिसंबर को बाकायदा मुआहिदा भी किया जाएगा। विफाकी वजारतों, डिवीजन और महकमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने हुकूमती अमूर की अंजामदही में तेजी और बेहतरी के लिए बड़ा फैसला कर लिया। विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज अपने अहदाफ मुकर्ररा मुद्दत में हासिल करने के पाबंद होंगे। अमल दरामद के लिए वजीर आजम ऑफिस और 42 वजारतों के माबैन मुआहिदों की तकरीब 22 दिसंबर को शेड्यूल। वजीर आजम इमरान खान और मुतल्लिका वजारतों के इंचार्ज विफाकी सेक्रेटरी दस्तखत करेंगे। काबीना समेत वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिकमत अमली शामिल होगी। अवामी रिलीफ और फलाही मंसूबों की तकमील अव्वलीन तरजीह। सेहत, तालीम, बिजली और गैस से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसियों पर फौरी अमल दरामद कराया जाएगा। बरामदात बढ़ाने और सनतकारों को मुराद भी हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। अवामी फलाह के मंसूबों पर अमल दरामद में तखीर की सूरत में सेक्रेटरीज को ठोस जवाब पेश करना होंगे। तसल्ली बख्श जवाब न मिला तो मुतल्लिका वज़रा और सेक्रेटरीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि पीडीएम जमातों की क़यादत को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श मदू किया है। इस मौके पर अहम मामलात भी तय होंगे और इस्तीफों के हवाले से हतमी फैसले भी जल्द लिए जाएंगे। रेजिग्नेशंस हैं, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है। गड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौका पर पीडीएम का वो उनको मदू किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कि वहाँ आकर आप जलसे में शामिल हों। उसमें बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। हो सकता है CEC और FC की मीटिंग इकट्ठी बुलाई जाए और उसमें फाइनल डिसीजंस लेंगे रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन विच हैज़ ऑलरेडी बीन एग्रीड। ये तो अपोजिशन की एक तहरीक चल रही है और उस तहरीक के खौफ व हिरास से वो इलेक्शन पहले कराना चाहते हैं। कराची में PTI के दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब झगड़े और हाथापाई की नजर हो गई। PTI कारकुनान आपस में ही लड़ पड़े। कराची जैसे बड़े शहर का मैंडेट रखने वाली PTI का अपने ही कारकुनान पर बस नहीं चलता। कारकुनों की तरबियत का ये हाल है कि मोमिनाबाद में दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में खुर्रम शेर जमान मेहमान खुसूसी थे। इस दौरान पार्टी के 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। पार्टी रहनुमाओं का एहतराम न उनकी बात सुनी, कारकुनान आपस में उलझ गए। एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। कारकुनान गुत्थम गुत्था हुए तो खुर्रम शेर जमान खामोशी से प्रोग्राम छोड़कर रवाना हो गए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुरा में हाई वोल्टेज तारों से घरों में आग लग गई। 7 घर मुतासर हुए हैं। उस्मान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उस्मान, 7 घर मुतासर हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है इन घरों में और बताएगा क्या कोई सर्वेलेंस नहीं थी? किस तरह से ये तारें गिर गई घरों पर? जी बिल्कुल, ये हाई वोल्टेज तारें हैं जो घरों के ऊपर से गुजरती हैं। मजदूर काम कर रहा था जो इन हाई वोल्टेज 55 kV की ये तारें हैं जिनसे मजदूर हुआ है। मजदूर के छूते ही 7 घरों में एकदम से ब्लास्ट हुआ है। जो घरों में फैसलों के मीटर लगे हुए थे वो जले हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम अशिया घरों में जली हैं। 7 घरों में आग लगी जिनमें से 2 घरों की छतें भी गिर गई हैं। मजदूर रेस्क्यू के मुताबिक 90% झुलस चुका है जिसे एलाइड अस्पताल बर्न यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया है। शहरी ये कह रहे थे वहाँ के जो फैसलों की तारें हैं उनसे आए रोज कोई ना कोई हादसा होते हैं। हाई वोल्टेज ये तारें हैं जो हर शहरियों की भी शिकायत है कि इन हाई वोल्टेज तारों से आए रोज हादसा होते रहते हैं, इनका नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान सिद्दीक। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए।